जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका साइंस में प्रैक्टिस सेट नंबर 14 चलेगा। इससे पहले साथियों, जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का डिस्कस करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है द्रव्यमान, माध्यम का कण, ऊर्जा या फिर डी विभवांतर। साथियों, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए, साइंस में हम आपको जो भी प्रश्न करा रहे हैं ये बिहार पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन बिहार पुलिस उत्पाद परीक्षा 9/12/2012 का ये प्रथम पाली का क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन का डिस्कशन आपका हो चुका है। इसका आंसर है ऊर्जा। ठीक है, आपको याद रखना है, जब भी ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। और ध्वनि तरंग की बात करें तो ये किस प्रकार का तरंग है, तो ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग। और प्रकाश तरंग की बात करें, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। और प्रकाश तरंग की बात करें, ये आपका साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण कल हमने बताया था, जैसे आपका रेडियो किरण हो गया, गामा, एक्स, प्रकाश किरण, ये सभी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और देखिए साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। और इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, यानी कि जो हम क्वेश्चन बताते हैं हूबहू वैसे ही नोट्स अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्लास 1 का नोट्स तैयार किया है, सेट 1। और ये आपको डेली मिलेगा इसी प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? 1972 में। अब कोयला से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ये सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से टोटल ये पीडीएफ है। ठीक है, तो ये सेट 1 का पीडीएफ है। फिर आपको सेट 2 मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए, ये बिहार पुलिस का न्यू बैच है। तो जिन्होंने इस बैच को ज्वाइन कर रखा है वो ऑलरेडी डाउनलोड करके नोट्स को पढ़ सकते हैं। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, कोर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। आगे देखिए, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, आप लोग साइंस के क्लास को एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है, फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए साइंस का क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे मिलता है। और 8 बजे आपको एक और क्लास मिलता है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, व्याकरण, ये सभी क्वेश्चन कराए जाते हैं 8 बजे की क्लास में। तो डेली आपको 2 क्लास अटेंड करने हैं। तो साथियों, रॉकेट की बात करें, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। अब यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि रॉकेट जो है न्यूटन के किस गति नियम पर काम करता है? तो तीसरा गति नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जो तीसरा वाला गति नियम है इसी सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट। और संवेग संरक्षण दोनों आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछे किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो किरचॉफ का पहला नियम जो है ये आवेश संरक्षण पर काम करता है, आवेश संरक्षण पर। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण कहाँ से गुजरेगी? चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण है, आपसे बोला गया है
क्या बोला गया है कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर आपका F है, यहाँ पर C है। अगर किरण ऐसे गुजरती है तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो परावर्तन के बाद किरण जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, फोकस से गुजरेगी। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि फालतू क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी उत्पाद सिपाही में 9/12/2012 में प्रथम पाली को पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या बोला गया, एक लंबी परिनालिका है, तो हम भी एक लंबी परिनालिका बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक परिनालिका है और क्या बोला गया है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें अगर हम करंट को पास करेंगे तो इसके इर्द गिर्द क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है इसका मान रखा गया है B। तो बोल रहा है अगर विद्युत धारा दोगुना कर देंगे तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, ठीक है, आज से लगभग 3 से 4 दिन पहले बताया था कि अगर मान लीजिए ये वायर है और इसमें अगर करंट को पास कर रहे हैं तो मान लीजिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और ज़्यादा करंट को पास करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो 11,000 का तार होता है उसमें बहुत ही अधिक विद्युत धारा होता है, जिसके कारण अगर उसके आप संपर्क में आएंगे तो क्या करता है, खींच लेता है। वहीं चले जाइए 25,000 वोल्ट, अगर 25,000 वोल्ट के आसपास जाते हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र और अधिक होगा, यानी दूर से ही आपको खींच सकता है। तो बोला गया है कि एक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। तो बोल रहा है अगर विद्युत धारा को दोगुना करेंगे, तो बताइए अगर विद्युत धारा को हम बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जितना विद्युत धारा बढ़ाएंगे उसी स्पीड से उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो अगर ये B पहले है और दोगुना धारा कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2B। तो यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर धारा को 3 गुना बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, 3 गुना बढ़ेगा। धारा को 4 गुना बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी 4 गुना बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी जितना अधिक धारा होगा उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5 डायोप्टर है। चलिए बताइए 5 के लिए आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस का सिंबल है और आप सभी जानते हैं अगर क्षमता प्लस में दिया है तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, और माइनस में रहे तो अवतल लेंस। तो यहाँ पे जो भी अवतल है वो तो पहले इसको काटिए, ये तो आंसर होगा नहीं। तो बचा B और C। अब यहाँ पे क्षमता यानी कि P आपका दिया है पावर 0.5 डायोप्टर। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, फोकस दूरी। आइए फोकस दूरी निकालते हैं। तो आप सभी जानते हैं P बराबर होता है 1/f और f बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो 1/, क्या हो जाएगा आपका 0.5, ऊपर आपका गुना 10 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 आपका आ जाएगा। तो ये तो 5 है, ये तो होगा ही नहीं, बचा आपका C वाला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। तो देखिए मान लीजिए एक समतल दर्पण है, तो बोल रहा है आपतन का कोण किसके बीच होगा। ये समतल दर्पण है और इस पर अगर हम आपतित किरण डालते हैं इस तरह से तो ये परावर्तन के बाद इस तरह से परावर्तित हो जाएगा। ये मान लीजिए आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण, बीच में आपका अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बनता है आपतन का कोण और यहाँ पर बनता है परावर्तन का कोण। तो आपतन कोण जो बन रहा है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। इसको कोण I से लिखते हैं और परावर्तन कोण को R से लिखते हैं और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो आइए देखते हैं आपतित किरण तथा दर्पण की सतह। परावर्तित किरण ये तो होगा नहीं, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण ये बिल्कुल सही है, यानी कि सतह पर अभिलंब ये और आपतित किरण, ये आपतित किरण, इसी के बीच आपतन का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है। सतह पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण इसके बीच तो आपका बनेगा परावर्तन कोण, ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका केवल C वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7,
प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो अभी से तैयारी में लग जाइए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2013 का पूछा हुआ है, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में आया था। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, एसी। प्रत्यावर्ती धारा को बोला था एसी, ठीक है, यानी एसी करंट इसको कहा जाता है, अल्टरनेटिव करंट। और इसमें परिमाण और दिशा दोनों हमेशा बदलता रहता है। तो विद्युत धारा का मान नियत रहता है, गलत है। सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, सिर्फ धारा नहीं, इसमें परिमाण और दिशा दोनों बदलेगा, तो ये भी गलत है। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एसी करंट में क्या होता है, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। विभिन्न रंगों के समूह को कहा जाता है। एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, ये सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं अगर किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, और इसी को बोला जाता है वर्णपट। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वर्णपट्टी कहा जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या बोला गया है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, यानी कि यहाँ पे आपको हीट का फॉर्मूला याद रखना है ऊष्मा का। तो H बराबर होता है I²RT। अब इसी से आपका निकल जाएगा। तो बोल रहा है प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। तो विद्युत धारा यहाँ पर है और ऊष्मा यहाँ पर है, इस दोनों की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विद्युत धारा का वर्ग बराबर है ऊष्मा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है ऊष्मा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऊष्मा है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है, तो पहला वाला ऑप्शन ही मैच कर रहा है। विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये तो गलत है। व्युत्क्रमानुपाती कैसे होगा, अगर इस तरह से होगा 1/I²RT, तब हम कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन ऐसे तो है नहीं। विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता, ये भी नहीं होगा। समय के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, समय भी नहीं होगा, इसमें समय तो है नहीं, ठीक है। H बराबर I²RT, समय यहाँ पे है, तो यहाँ पे लेकिन बोला गया व्युत्क्रमानुपाती, ये भी नहीं होगा। तो बचा केवल आपका विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होगा। चलिए बताइए, दो समानांतर तार है और विद्युत धारा क्या बोल रहा है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में आकर्षित होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। तो एक बात यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, आकाश में पक्षी उड़ रहा हो या फिर हवाई जहाज पूछे तो दोनों में क्या होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है। मान लीजिए ये अर्थ है और पक्षी अगर उड़ रहा है इस तरह से, तो उड़ता है तो इसमें गतिज ऊर्जा है, और ये इसमें ऊंचाई भी है तो इसके कारण स्थितिज ऊर्जा भी होगा। तो पृथ्वी से अगर उड़ रहा है ऊपर तो ऊंचाई तो कुछ ना कुछ होगा, और ऊंचाई होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी होगा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा, तो आंसर डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। हवाई जहाज में पूछे तो उसमें भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, ठीक। अच्छा, पंखा में पूछे, ऊपर वाला जो सीलिंग फैन होता है, घूमता है जो, इसमें क्या होता है, तो इसमें भी दोनों होता है, क्योंकि ये घूम रहा है तो गतिज ऊर्जा है, और पृथ्वी से कुछ ऊपर है तो इसमें भी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि दोनों होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। गति का सूत्र S बराबर ut प्लस at² में S का मतलब क्या है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो इसमें S का मतलब पूछा गया है, तो S का मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन या फिर दूरी,
ठीक है, विस्थापन या दूरी। तो देखते हैं, टी सेकंड में काटा हुआ अंतर ये भी नहीं होगा, सर्वाधिक ऊंचाई ये भी नहीं होगा, टीवी सेकंड में काटा हुआ अंतर ये भी नहीं होगा। तो बचा केवल डी वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर है विस्थापन या फिर दूरी। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। अब देखिए, एक आपसे पूछता है तीव्रता, क्या क्या पूछता है, एक पूछता है आपसे तीव्रता और एक पूछता है तारत्व, जिसको पिच कहा जाता है इंग्लिश में। तो पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्धारित होती है। तो तीव्रता जो है ये आयाम से निर्धारित होती है, आयाम से। और तारत्व पूछे तो ये आवृत्ति से निर्धारित होती है, आवृत्ति से। तो मोस्टली दो ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है, तो आयाम से। ध्वनि की तारत्व पूछे तो ये आपका आवृत्ति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। और फिर से रिपीट कर देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं ये सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा जिस तरह से बता रहे हैं। तो किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ठोस से कम द्रव में होता है, सबसे कम गैस में होता है, और निर्वात में ध्वनि कभी गमन ही नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या है। ये बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन है और ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक अवतल दर्पण बना लेते हैं इस तरह से, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो बोला गया एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर है, ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर एक वस्तु है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए, जब भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ऑप्शन में देखिए, दर्पण की फोकस दूरी एफ के बराबर, ये ऑप्शन में देखिए एक में भी वक्रता केंद्र नहीं है, यानी कि वक्रता केंद्र नहीं है लेकिन फोकस में बताना है आपको आंसर। तो वक्रता केंद्र जो होता है सी जो होता है, यानी कि आर जो होता है वक्रता केंद्र, ये 2f के बराबर होता है, यानी फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा और इस दूरी को बोलते हैं आर, लेकिन आर के फॉर्म में आंसर नहीं है। तो आर को हम लिख सकते हैं 2f, यानी कि फोकस दूरी का दोगुना आर ही होता है। तो यहाँ पर देखिए 2f के बराबर वक्रता केंद्र पर बनेगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ f, यहाँ से यहाँ f, यानी कि 2f के बराबर के दूरी पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो बताइए क्या होगा। चलिए बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन में संवेग भी है और गतिज ऊर्जा भी है। तो संवेग अगर हम निकालना चाहें तो संवेग P बराबर होता है m इंटू भी, ठीक है। तो बोल रहा है मात्रा को स्थिर रखना है, यानी m को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। तो गति यहाँ पे पूछा गया क्या होगा, तो अगर गति को यहाँ पे अगर संवेग में यहाँ पे दोगुना करेंगे तो संवेग भी क्या होगा, दोगुना होगा। गति को 3 गुना करेंगे तो संवेग भी क्या होगा, 3 गुना होगा। तो चेक करते हैं, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, गतिज ऊर्जा भी है, आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर। यहाँ पर भी द्रव्यमान को कांस्टेंट रखना है। और बताइए अगर यहाँ पे हम गति को दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 गुना। कैसे, क्योंकि स्क्वायर है। अगर भी का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि अगर गतिज ऊर्जा में गति को दोगुना करेंगे, यानी वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा होगा 4 गुना। लेकिन संवेग में गति को अगर हम वेलोसिटी को दोगुना करेंगे तो संवेग भी दोगुना होगा। अगर 3 गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना, और यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 9 गुना। तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है, ये तो सही दिया हुआ है। उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गलत है। गतिज ऊर्जा दोगुना नहीं होगा, 4 गुना होगा। उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगा। और उसका त्वरण दोगुना, त्वरण भी नहीं होगा। केवल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर
वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में त्वरण का वेग क्या होगा? चलिए बताइए। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक गैस में संचारित होने पर तरंग का तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यानी कि वायु में मान लेते हैं तरंगदैर्घ्य, यहाँ पे दो माध्यम है, एक आपका गैस है और एक आपका वायु है। तो वायु में तरंगदैर्घ्य मान लेते हैं लैम्डा है, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं। तो गैस में क्या होगा तरंगदैर्घ्य, गैस में तरंगदैर्घ्य क्या होगा 2 लैम्डा। कैसे होगा आइए दिखाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यानी कि गैस में जो तरंगदैर्घ्य है वायु का दोगुना है। ठीक है। अब बोला गया है कि यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है तो गैस में तरंग का वेग क्या होगा। यानी वायु में जो है इसमें वेग कितना है तो 340 है। कितना है 340 है। चूँकि आप सभी जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने से वेग भी बढ़ता है। क्या होता है, अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो वेग भी बढ़ता है। अगर तरंगदैर्घ्य दोगुना बढ़ाते हैं तो वेग भी दोगुना होता है। तरंगदैर्घ्य को 3 गुना बढ़ाएंगे तो वेग भी 3 गुना बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए वायु में तरंगदैर्घ्य लैम्डा था तो यहाँ पे 2 गुना हो गया। तो बताइए अगर वेग वायु में 340 है तो गैस में क्या होगा, तो इसमें भी 2 गुना होगा। यानी 340 का 2 गुना 680, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया था कि वायु में तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, गैस में तरंगदैर्घ्य 2 लैम्डा है। यानी कि यहाँ पे तरंगदैर्घ्य 2 गुना हो रहा है और वायु में 340 मीटर प्रति सेकंड वेग है। तो गैस में कितना होगा, जब तरंगदैर्घ्य 2 गुना हो रहा है तो वेग भी क्या होगा 2 गुना होगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा 680 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, एम्पियर किसकी इकाई है? जो भी थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है उसको ध्यान से समझिएगा और फिर भी डाउट हो तो वीडियो को फिर से देखिए या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एम्पियर जो है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है और सीजीएस मात्रक पूछे तो गॉस होता है। ठीक है, क्या होता है गॉस होता है। प्रतिरोध ये किसका है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? चलिए बताइए सदिश मात्रा। तो सदिश राशि कौन हो जाएगा, तो कार्य अदिश है, ऊर्जा भी अदिश है, दबाव भी अदिश है। तो बचा आपका परिबल, ये केवल यहाँ पर क्या है सदिश है। चलिए क्वेश्चन 20, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। देख सकते हैं 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था, जिसमें से पहला जो नियम है उसको बोला जाता है जड़त्व का नियम और इसी को बोला जाता है गैलीलियो का नियम। ठीक है, गैलीलियो का नियम। तो जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम और न्यूटन का गति का पहला नियम, तीनों एक ही है। ठीक है, और न्यूटन ने जो दूसरा गति नियम दिया था उसको क्या बोला जाता है, तो न्यूटन ने जो दूसरा गति नियम दिया था उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यानी उससे क्या होता है F बराबर m/a, ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। और गति का जो पहला नियम है उससे बल की परिभाषा मिलती है। ये हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। बताइए वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। और किसको मापने के लिए होता है, तो विद्युत विभव, इसको भी मापने के लिए वोल्ट मापी का ही इस्तेमाल होता है। शब्द इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या है, तो आपतन यानी कि आने वाला प्रकाश का किरण, उसको आपतन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आने वाली सौर विकिरण, इसको क्या बोला जाएगा आपतन। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। ये भी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 के बराबर रखेगा या फिर 1 से अधिक रखेगा। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वायर को जो जोड़ते हैं उसको जोड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखला बंधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्रृंखला बंधन। चलिए, एमसीबी आपने देखा होगा, ये इसका काम क्या है, लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है। यानी अगर घर में शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, तो घर में अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी जो है ऑटोमेटिक गिर जाता है, ये आपने देखा होगा। तो बोल रहा है कि एमसीबी किस सिद्धांत पर काम करता है या किस पर काम करता है? तो याद रखिएगा, ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है एमसीबी। अच्छा, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, विद्युत धारा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है और प्रतिरोध जो है पूरा घट जाता है, यानी 0 के बराबर प्रतिरोध हो जाता है और विद्युत धारा बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण तापमान बढ़ता है और आग भी लग जाती है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? तो वेग आपका सदिश राशि है, बाकी द्रव्यमान, समय, लंबाई ये क्या है, अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 27। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी पर हो, लगभग। तो इसको भी डायरेक्ट याद कर लीजिए, 17 मीटर। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? यानी कि इसमें से बताना है केशिकत्व का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है। तो किसी भी चीज़ को सोखना केशिकत्व का उदाहरण होता है, जैसे स्याही सोखना केशिकत्व का उदाहरण है। सूती कपड़े पर अगर पानी की बूंद गिर जाता है तो ऑटोमेटिक फैलने लगता है, यानी कि अपने ऑटोमेटिक ही फैलना या फिर सोखना, वो आपका केशिकत्व का उदाहरण है। तो सूती कपड़े पर पानी की बूंद का फैलना ये भी केशिकत्व है। पौधों की जड़ों में इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना ये भी ऑटोमेटिक होता है। जबकि देखिए भूमिगत जल का ऊपर उठना, अगर मान लीजिए पृथ्वी के अंदर पानी है तो बताइए क्या ऑटोमेटिक ऊपर आता है? नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोटर का इस्तेमाल करते हैं, चापाकल का इस्तेमाल करते हैं पानी को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन इन सभी में ऑटोमेटिक होता है। तो ये सभी तीनों क्या है, केशिकत्व का उदाहरण है, जबकि ये केशिकत्व का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए 16 का है। एक कार और एक भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, तो ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। अच्छा बताइए, द्रव्यमान और जड़त्व में क्या अंतर है? तो हम आपको बता चुके 9th का टॉपिक है, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो बोल रहा है कार धारण करेगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, हाफ mv² होता है। तो बताइए गतिज ऊर्जा किसका अधिक होगा, ये पूछा गया है, कार का गतिज ऊर्जा अधिक होगा या फिर ट्रक का? तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो देखिए एक कार है और भरी हुई एक ट्रक है, ऑटोमेटिक से पता चलता है कार हल्का होगा, ट्रक भारी होगा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा में m आ रहा है, v से अभी कोई मतलब नहीं है, इसको साइड कीजिए। तो m आ रहा है, तो जिसका m जितना अधिक होगा उसका गतिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। तो मान लीजिए कार अगर हल्का है तो गतिज ऊर्जा भी कम होगा, ट्रक भारी है तो उसका गतिज ऊर्जा भी अधिक होगा, क्योंकि m पर डिपेंड कर रहा है गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो बोल रहा है क्या, समान गति से चलते हैं तो ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम गतिज ऊर्जा। यानी कार जो है कम स्पीड से चलेगा, गतिज ऊर्जा है कम कार में, और ट्रक में क्या होगा, अधिक गतिज ऊर्जा होगा। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको डायरेक्ट याद रखिए, परिभाषा है विशिष्ट ऊष्माधारिता
कहा जाता है। ये 17 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में जो साइंस का क्वेश्चन आता है किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसलिए आपको सिर्फ हल्का क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सभी क्वेश्चन को पढ़ना होगा। जो आपको फैक्ट बताते हैं उसको ध्यान से सुनिए और लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके आप लोग कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं।